हेलो स्टूडेंट्स। हम जो अपना चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वो हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में। जो चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वो हमने कंप्लीट कर लिया था, वन बाय वन सारे टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए थे। आज की क्लास में हमें अपना न्यू चैप्टर है वो स्टार्ट करना है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। जो बायोलॉजी का चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसके बारे में हमें पढ़ना है। यहाँ पे उसका बेसिक आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद वन बाय वन टॉपिक से वो क्लियर करेंगे। इस चैप्टर को मेनली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हेरिडिटी और जो सेकंड पार्ट होगा वो होगा इवोल्यूशन। पहले हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे कि हेरिडिटी होती क्या है, कैसे कैसे वेरिएशंस आते हैं, कैसे कैसे वो वेरिएशंस नेक्स्ट जनरेशन में पास होंगे। वो सारी चीजें हम हेरिडिटी में पढ़ेंगे और फिर बात करेंगे हम इवोल्यूशन के बारे में कि इवोल्यूशन होता क्या है, कितने टाइप का है, कौन कौन सी थ्योरीज दी गई है इवोल्यूशन पे। वो सारी चीजें हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें डिस्कस करेंगे। अभी आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये स्ट्रक्चर है डीएनए की। जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये है हमारी डीएनए की, जिसको हम जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं। जो भी जो भी करेक्टर हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर पास होते हैं, एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जो भी करेक्टर्स पास होते हैं वो इसी जेनेटिक मटेरियल की वजह से पास होते हैं। मदर और फादर से जो उनका बेबी होगा उसमें जो करेक्टर्स पास होते हैं वो इसी डीएनए की वजह से आगे नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि वेरिएशंस की, तो जितने भी चेंजेस आते हैं, ये हमने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि वेरिएशन क्या होते हैं। तो जो चेंजेस आ रहे हैं उस नेक्स्ट जनरेशन में वो चेंजेस पास हो रहे हैं। जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदर प्लस फादर, इन दोनों का डीएनए है उसकी मिक्सिंग हो रही थी और उसकी वजह से कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे थे। उन्हीं को हम क्या बोल रहे थे, वेरिएशन बोलते हैं। जो चेंजमेंट आ रहे हैं किसी ना किसी वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। तो जो वेरिएशंस आते हैं वो भी जो हमारा डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं वही हमारे नेक्स्ट जनरेशन में पास होंगे। तो जो वेरिएशन आएंगे वो डीएनए में आएंगे और जब ये डीएनए नेक्स्ट जनरेशन में पास होगा तो उसमें वो वेरिएशन शो होंगे। एक जनरेशन में पास हुए वेरिएशंस, फिर सेकंड में पास हुए, फिर थर्ड में पास हुए, धीरे धीरे ये वेरिएशंस आगे नेक्स्ट जनरेशन में पास होते जाते हैं। ये नहीं होता कि मतलब एक जनरेशन में लिटिल बिट जो वेरिएशन आए वो उसी जो जनरेशन है उसी में शो होंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो वेरिएशन है वो बहुत ही स्मॉल चेंजमेंट होता है। छोटे-छोटे चेंजमेंट्स आते हैं जनरेशन टू जनरेशन। तो कम से कम 100-150 जनरेशंस के बाद हमें वो वेरिएशंस आइडेंटिकल हो पाएँगे, उनको हम आइडेंटिफाई कर पाएँगे। ये नहीं कि एकदम से बहुत बड़ा चेंज हो गया। नेचुरल कंडीशन में वो हो सकता है लेकिन उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम कोज हो गया। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो एकदम से कोई चेंजमेंट आ रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम कोज हुई है, उसकी वजह से ये हो रहा है। वो चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। जो वेरिएशंस आएँगे वो बहुत ही एक छोटा-सा चेंज होगा और वो कम से कम 100-150 जनरेशंस के बाद वो वेरिएशंस हमें शो होना स्टार्ट होते हैं। इसका लाइव एग्जांपल हम ह्यूमन का ही ले सकते हैं। हमारे जो अर्ली ह्यूमन है उसको देखेंगे और मॉडर्न ह्यूमन को देखेंगे। हमारा बॉडी स्ट्रक्चर उसके जैसा ही है, लेकिन उसके अंदर कुछ हमसे एक्स्ट्रा ऑर्गन थे जैसे कि अपेंडिक्स वगैरह वो उसके अंदर प्रेजेंट था, लेकिन हमारे अंदर नहीं होता। हमारे अंदर नॉन फंक्शनल फॉर्म में मिलेगा, अगर मिलेगा भी रिड्यूस फॉर्म में, नॉन फंक्शनल फॉर्म में वो मिलेगा। तो जो वेरिएशंस आते हैं डीएनए के अंदर आएँगे वो, और डीएनए के अंदर जो वेरिएशंस आ रहे हैं वो एक ही जनरेशन में शो नहीं हो जाएँगे कि भाई इसी जनरेशन में जैसे मदर फादर का डीएनए मिक्सिंग हुई, नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, उसके नेक्स्ट प्रोजेनी आ रहे हैं, न्यूबॉर्न बेबी आ रहा है, उसी में वो सारे चेंजमेंट शो हो जाएँगे। ऐसा नहीं होता, वेरिएशन स्मॉल वेरिएशंस होते हैं, स्मॉल चेंजमेंट होते हैं और जो 100 टू 150 जनरेशंस के बाद हमें शो होना स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हमें वेरिएशंस के बारे में डिटेल पढ़ने की, वेरिएशंस की वजह से कैसे-कैसे चेंजमेंट हो रहा है, किस-किस टाइप के वेरिएशन होंगे, हेरिडिटी क्या होती है, कौन-कौन सी टर्म जीन क्या होते हैं, इसके अलावा अलग-अलग हाइब्रिड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो हमें यहाँ पे पढ़ेंगे। और जो इवोल्यूशन वाला पोर्शन है उसमें हमें इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ना है और इसके अलावा कुछ थ्योरी दी गई है इवोल्यूशन पे, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है, तो वो सारी की सारी थ्योरी हमें डिस्कस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं अब अपना
सबसे पहले तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो चेंजेज़ आते हैं वो क्वाइट डिस्टिंक्ट होते हैं। ये नहीं होता कि मदर-फादर का जो नेक्स्ट प्रोजेनी आएगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी उनसे, ये ऐसा नहीं होता। वो कुछ सिमिलरिटी जो कि मदर के जैसे होंगे और थोड़ा बहुत वो अपने फादर जैसा सिमिलर होगा, फादर के जैसे दिखाई देगा। लेकिन बिल्कुल हम ये नहीं बोल सकते कि प्रोजेनी है वो फादर की कार्बन कॉपी है या फिर मदर की कार्बन कॉपी है, ये चीज़ हम वहाँ पे नहीं बोल सकते। तो जो मदर और फादर है, उनके जैसे सेम कार्बन कॉपी नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंजमेंट है, तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलेंगे। ये वेरिएशन एक ही जनरेशन में शो नहीं होंगे, अलग-अलग जनरेशन, बहुत सारी जनरेशन, 100 150 जनरेशन निकल जाएँगे, उसके बाद ये वेरिएशन, ये चेंजमेंट हमें दिखाई देना स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सॉरी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो उसमें भी कुछ ना कुछ वेरिएशंस आते हैं। उसमें डायरेक्ट ये नहीं होता कि भई पेरेंट्स से बिल्कुल क्लोन बनता है, क्योंकि उसमें तो एक ऑर्गेनिज्म हमारे पास में वही डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स है, वो उनकी फॉर्मेशन कर लेता है। लेकिन यहाँ तो सेम डॉटर सेल से जो ऑर्गेनिज्म उसकी फॉर्मेशन हुई, फिर चेंजेस क्यों आए? किसी ना किसी एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से ये चेंजेस वहाँ पे आते हैं, और ये जो चेंजेस है ये बिल्कुल ही स्मॉल चेंजेस होते हैं, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। माइन्यूट से चेंजेस होते हैं, इनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। नोट्स पढ़ते हैं। इन द ह्यूमन बीइंग व्हिच रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ह्यूमन बीइंग है, रिप्रोड्यूस कैसे करेगा? सेक्सुअल मेथड है, उसके द्वारा रिप्रोड्यूस करता है। क्वाइट डिस्टिंक्ट वेरिएशन आर विजिबल अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल, थोड़े-थोड़े जो चेंजेस है वो हमें दिखाई देते हैं। क्वाइट उसकी प्रोजेनी वो क्वाइट डिफरेंट होगी उसके पेरेंट्स से। ठीक है, कोई ना कोई कैरेक्टर उसके अंदर कुछ अलग मिलेगा, उसके कुछ बॉडी स्ट्रक्चर में या फिर बॉडी कलर, हेयर कलर, कोई ना कोई थोड़ा बहुत चेंजमेंट ज़रूर मिलता है। In this chapter, we shall be studying the mechanism by which variations created and inherited. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ना है, जो वेरिएशंस का मैकेनिज्म है उसके बारे में पढ़ेंगे, और वो एक जनरेशन, इनहेरिटेड मतलब जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में चेंजमेंट पास हो रहे हैं, तो इनहेरिटेड वेरिएशंस है उनके बारे में भी हम यहाँ पे फुल ऑफ डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस ऑफ accumulation of variations are also interesting point to be considered। जो लॉन्ग टर्म वेरिएशंस है, मतलब एक जनरेशन में आए, फिर नेक्स्ट जनरेशन में आएंगे, उसके बाद वो वेरिएशंस आ रहे हैं, वो कुछ टाइम बाद, कुछ जनरेशंस के गुजरने के बाद हमें शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर बात करते हैं अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के टाइम पे मतलब जो वेरिएशंस का अक्यूमुलेशन हुआ, तो सेक्सुअल में कैसे हुआ, एसेक्सुअल में कैसे हुआ, वो देखना है यहाँ पे। हेरिडिटी इन्वॉल्व्स द इनहेरिटेंस ऑफ बॉडी डिजाइन। हेरिडिटी जो है वो क्या इन्वॉल्व कर रही है? सेम एज इट इज बॉडी स्ट्रक्चर वो पास हुआ। हम अर्ली ह्यूमन की बात करें और आज का मॉडर्न ह्यूमन उसकी बात करें, तो बॉडी स्ट्रक्चर तो हमारा नॉर्मल सिमिलर है, वही 2 हाथ पैर है, वही हमारे पास भी एक सार है, 2 पैर है, ये पूरा के पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है वो हमारा सेम है। लेकिन वेरिएशंस है वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, अर्ली वुमन में कुछ चेंजेज आए, फिर उससे नेक्स्ट जनरेशन आई उसकी, उसमें कुछ चेंजेज आए, फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन आई, कुछ चेंजेज आए। तो वो चेंजेज होते होते अर्ली वुमन से आज मॉडर्न वुमन बहुत ज्यादा डिफरेंट बन चुका है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, हेरिडिट जो हेरिट हो रहे हैं, जो अलग-अलग चेंजमेंट आ रहे थे, मतलब जो अलग-अलग चेंजमेंट आ रहे हैं, अलग-अलग वेरिएशंस आ रहे हैं, वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, मान लो एक एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में 1% ही चेंजमेंट आया, लेकिन इस जनरेशन की जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें भी 1% और चेंजमेंट आ गया, इससे इसके कंपेयर में इसमें और चेंजमेंट आ गया, इसकी नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें 1% और चेंजमेंट आ गया। तो ये सारे के सारे चेंजमेंट यहाँ पे आते जा रहे हैं। प्रोजेनी ऑफ asexual reproduction would be similar or very minor difference arise due to the small
इनएक्यूरेसीज ऑफ डीएनए कॉपी। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें बताया था कि एक सिंगल पेरेंट से ही एक दो डॉटर सेल्स हैं वो बनते, एक सिंगल पेरेंट है वही खुद को डिवाइड करेगा और अपने जैसे ही कॉपी बनाएगा। तो इसके अंदर बहुत ही कम चांसेस होते हैं वेरिएशन के, स्मॉल चेंजेस आते हैं। जो इनएक्यूरेसी है डीएनए कॉपिंग में उसके चांस बहुत ही कम होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन अदर हैंड ग्रेटर, इवन ग्रेटर डाइवर्सिटी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चेंजमेंट के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि मदर फादर का डीएनए मिक्सिंग होती है, अलग अलग प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है और उसकी वजह से जो कैरेक्टर्स हैं उनमें बहुत सारे चेंजमेंट आते हैं। ये हम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस जो चैप्टर था हमारा रिप्रोडक्शन वाला, उसमें हम अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। दिस इज बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स। ऐसा क्यों होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चेंजेस आएंगे? क्योंकि वहां पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, वहां पर दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है। 23 क्रोमोजोम मदर से आते हैं वहां पे और 23 क्रोमोजोम फादर से आते हैं इन दोनों, और फिर वो जो नेक्स्ट जनरेशन आती है उसमें 46 क्रोमोजोम जाते हैं। तो दो अलग अलग करेक्टर्स है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे, दो अलग अलग पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और इनका जो डीएनए उसकी मिक्सिंग होगी, न्यू न्यू प्रोटीन्स है उनकी सिंथेसिस होगी और उन प्रोटीन्स की वजह से चेंजमेंट आएंगे। फिर ये दे रखा है कि भाई चेंजमेंट है वो कैसे कैसे आ रहे हैं, मतलब कैसे शो करेंगे। ये आपके एनसीईआरटी से ही ये डायग्राम लिया गया है। ये हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म था, इसकी जो नेक्स्ट प्रोजेनी आई, मान लो ये अपने पास ए है और ये इसकी नेक्स्ट प्रोजेनी बी1 एंड सॉरी बी और सी मान लेते हैं इसको। तो ये देखिए ये एक था, इसके अंदर मतलब सारा बॉडी स्ट्रक्चर है वो सबका सेम है, कोई कलर डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब नेक्स्ट जनरेशन आई ए से बी और सी, जो नेक्स्ट जनरेशन आई उनमें क्या हो गया, इसमें इसका जो हेड कलर था वो चेंज हो गया, इसमें इसके जो लेग कलर था वो चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे चेंजमेंट आया। एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म से जब उसकी नेक्स्ट जनरेशन आई है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजमेंट है, लेकिन बॉडी डिजाइन है, बॉडी स्ट्रक्चर है वो सेम एज इट इज ए के जैसे। बी और सी की बॉडी स्ट्रक्चर है वो सेम एज इट इज जो ए पेरेंट है उसी के जैसे, लेकिन किसी ना किसी एक पार्ट के अंदर उसके अंदर चेंजेस आए, वेरिएशन आए हैं। सेम बात करें बी बी के जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसकी, तो बी का नेक्स्ट जनरेशन उसका हेड वो सेम एज इट इज, बॉडी स्ट्रक्चर तो उसके पेरेंट जैसी है, लेकिन क्या हुआ वन हैंड स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया, मतलब उस पार्ट के अंदर कोई ना कोई चेंजमेंट है वो यहाँ पे आ गए। इधर भी उसका एक जो पार्ट था बॉडी पार्ट उसके अंदर चेंजमेंट आ गए। तो वेरिएशन है वो बहुत ही स्मॉल चेंजेस होते हैं जो कि वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास होते रहते हैं। सेम केस इसमें कि बॉडी स्ट्रक्चर सेम है लेकिन किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में चेंज आ गए और ये पर्टिकुलर ऑर्गन में चेंज आ रहे हैं, ये सारे मिक्सअप होके फिर क्या करते हैं आगे पास होते जाते हैं और कुछ टाइम बाद इनका एक रिजल्ट आएगा कि एक न्यू स्पीसीज की ही फॉर्मेशन हो जाती है। ऑलवेज रिसीव डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ देयर पेरेंट फादर एंड मदर। हम अपने पेरेंट्स से कंबाइन कैरेक्टर्स है वो रिसीव करते हैं, कुछ कैरेक्टर्स हमारे अंदर मदर के होते हैं कुछ फादर के होते हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट कार्बन कॉपी अपने मदर और फादर की नहीं होते हैं। These combinations show distinct difference in the progeny from its parents. जो हम कुछ अपने फादर जैसे कुछ मदर जैसे, लेकिन कुछ करेक्टर्स हमारे अंदर दोनों से डिफरेंट है, ना फादर से मैच करते वो करेक्टर्स ना ही मदर से वो करेक्टर्स हमारे मैच करते। तो वो न्यू करेक्टर्स जो हमारे अंदर ओरिजिन हुआ है उनका, जो नए करेक्टर्स हमारे अंदर आए हैं चेंजमेंट की वजह से, वेरिएशन की वजह से, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन। किसी चेंजमेंट की वजह से किसी डीएनए कॉपिंग के कॉपी करते टाइम कोई चेंज आया है उसमें, तो उसकी वजह से जो चेंजेस आए हैं वो नेक्स्ट प्रोजेनी में पास होंगे और जो पेरेंट से अलग जो भी करेक्टर है वो नेक्स्ट जनरेशन में क्या है उसका वेरिएशन है। ऑल द वेरिएशन विल एक्यूमुलेट स्लोली एंड पास ऑन टू जनरेशन। सारे के सारे वेरिएशन ये स्लोली धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते जाते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, और कुछ टाइम बाद मतलब 100-150 साल निकल चुके, 100-150 जनरेशन निकल चुकी हैं, उनके बाद वो एक पर्टिकुलर न्यू स्पीसीज का ओरिजिन कर देते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर सेम होगा लेकिन बहुत सारे चेंजेस उसमें एक्यूमुलेट हो चुके होते हैं।
तो ये हो गया बेसिक कि वेरिएशंस क्या है, कैसे पास हो रही है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। आगे जो हमारी क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे हेरिडिटी की हेरिडिटी होती क्या है, किस किस टाइप के हेरिडिटी, कौन कौन से कैरेक्टर्स है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हमने पढ़ा कि वेरिएशन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन कैसे पास हो रहे हैं, एसेक्सुअल में कैसे पास हो रहे हैं, डीएनए अपनी कॉपी में जब कॉपी चल रही है, डीएनए डुप्लीकेट करता है, रेप्लिकेशन की प्रोसेस उसमें चलती है, तो उसमें कुछ इनएक्यूरेसीज आ गई, उनकी वजह से चेंजमेंट हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से कोई ना कोई चेंजमेंट आ सकता है। और वेरिएशन है वो ये नहीं कि एकदम से सारे के सारा चेंजमेंट आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। स्मॉल स्मॉल चेंजमेंट्स आते हैं और फिर 100 टू 150 जनरेशन तक वो पास हो एक्यूमुलेट होते जाएंगे जनरेशन टू जनरेशन, और फिर एक न्यू स्पीसीज का वो ओरिजिन कर लेते हैं। तो वेरिएशंस क्या है, वेरिएशंस का मैकेनिज्म क्या है, वो हमने पढ़ लिया आज की क्लास में। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हमें हेरिडिटी के बारे में डिटेल पढ़नी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।